हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां। लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां। लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां। अध्ययन पद्धति क्या होती है? पहले हम सोचते हैं कि पद्धति क्या होती है। व्हाट इज मेथड? मेथड क्या होती है? मेथड कार्य करने का एक तरीका होता है। कार्य करने का एक तरीका होता है या अध्ययन करने का एक तरीका होता है। जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं, अनुसंधान करने जाते हैं, तब हम अनुसंधान करते समय कुछ बातों को, कुछ नियमों को अपनाते हैं। कुछ नियमों को अपनाते हैं और उसी तरीके के तहत हम अनुसंधान कार्य करते हैं। यानी कि कुछ दृष्टिकोणों को अपनाते हैं कि हम किस तरह से अध्ययन करें, हम किस तरह से अपने विषय का अध्ययन करें। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हमारे जाने के कई साधन होते हैं। कई साधन हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, एरोप्लेन हो सकती है, हवाई जहाज हो सकती है। ये सब क्या है? हमारे साधन हैं। तो जो पद्धतियां होती हैं वह अध्ययन करने का एक साधन होता है। हम कुछ अध्ययन करने के पूर्व हम कुछ निश्चित मान्यताओं को ले लेते हैं। कुछ निश्चित मान्यताओं को ले लेते हैं, कुछ नियमों को ले लेते हैं। इसी नियम के आधार पे हम अपना अध्ययन करते हैं। इसी नियमों के आधार पे, इसी मान्यताओं के आधार पे हम अध्ययन करते हैं, अपने विषय का अध्ययन करते हैं। और वह अध्ययन जो होता है, हम एक निश्चित दृष्टिकोण बना लेते हैं। यही दृष्टिकोण जो होता है वह क्या है? मेथड हो जाता है। मेथड, चाहे वह कोई भी समाज विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, चाहे वह समाज शास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मानव शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, हर विज्ञान में अध्ययन पद्धति होती है। हर समाज विज्ञानों में हम अपना अनुसंधान अध्ययन पद्धतियों के द्वारा करते हैं। तो ये जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं, यह दो होती हैं। अध्ययन पद्धतियां जो होती हैं यह दो होती हैं। पहली अध्ययन पद्धति है परंपरागत अध्ययन पद्धति। दूसरी है आधुनिक पद्धति। परंपरागत पद्धति और आधुनिक पद्धति। हम किसी भी विषय का अध्ययन करते समय दो पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, एक परंपरागत पद्धति, एक अध्ययन पद्धति। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में भी कई पद्धतियां हैं। जैसे पहला है वैधानिक पद्धति। दूसरा है ऐतिहासिक पद्धति। तीसरा है विषय वस्तु पद्धति। तीसरा क्या है? विषय वस्तु पद्धति। चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। पांचवा है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति। ये पांच पद्धतियां परंपरागत पद्धति में आती हैं। और आधुनिक पद्धति को हम अगले लेक्चर में मैं आधुनिक पद्धति के बारे में बताऊंगा। तो ये पांच प्रकार की पद्धतियां हो गई। परंपरागत पद्धति के अंतर्गत वैधानिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति। मैं आप लोगों को परंपरागत पद्धतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। परंपरागत पद्धति। परंपरागत पद्धति। पहला
वैधानिक पद्धति, वैधानिक पद्धति। वैधानिक पद्धति क्या होती है? यह पद्धति जो होती है यह यूरोप के कुछ देशों में प्रयोग की जाती है, अपनाई जाती है। विषय का अध्ययन करते समय यह पद्धति यूरोप के कुछ देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम में अपनाई जाती है। इसमें प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। प्रशासन का अध्ययन जो किया जाता है वह वैधानिक तरीके से किया जाता है, वैधानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। प्राय यूरोप के कुछ देशों में जैसे कि बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनमें दो प्रकार के कानून पाए जाते हैं। वैधानिक मतलब कि विधिक कानून, दो प्रकार के कानून पाए जाते हैं। पहला कानून है संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून। दूसरा कानून होता है प्रशासकीय कानून, प्रशासकीय कानून। ये दो प्रकार संवैधानिक कानून ऐसे होते हैं जो संविधान में दिए जाते हैं, जिसके द्वारा राज्य का वर्णन किया जाता है, राज्य के पदों और उनके कार्य शक्ति अधिकारों का वर्णन किया जाता है। प्रशासकीय कानून ऐसे कानून होते हैं जो देश के प्रशासन के लिए बनाया जाता है। राष्ट्र का प्रशासन इसी प्रशासकीय कानूनों के द्वारा चलाया जाता है और इन देशों में लोक प्रशासन का हम अध्ययन प्रशासकीय कानूनों के द्वारा करते हैं, प्रशासकीय कानूनों के द्वारा करते हैं। प्रशासकीय कानूनों में विभिन्न अंगों का वर्णन किया रहता है, विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों का वर्णन किया रहता है, जैसे कि राज्य, विभाग, स्थानीय निकाय, निगम, सार्वजनिक निकायों की व्यवस्था, कार्य, सरकार के विभिन्न विभाग, संगठन, तत्वों आदि की व्याख्या की जाती है, आदि की व्याख्या की जाती है। तो प्रशासन का जो अध्ययन करते हैं हम, लोक प्रशासन का अध्ययन जो हम करते हैं वह उसमें निहित कानूनों और नियमों के आधार पर करते हैं। जो प्रशासकीय कानून में जो नियम होते हैं और इसमें जो कानून दिए गए होते हैं प्रशासकीय विधि के अंतर्गत, उस नियमों और कानूनों के आधार पर करते हैं। प्रशासकीय कानून में जितने भी नियम दिए होते हैं, उपनियम दिए होते हैं, अधिनियम दिए होते हैं, उसको देखते हुए हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं। जैसे राज्य का प्रशासन हुआ, स्थानीय प्रशासन हुआ और कार्यपालिका का प्रशासन हुआ, इन सब प्रशासन का अध्ययन हम किसके अधीन करते हैं? प्रशासकीय कानूनों के अधीन करते हैं। तो इस तरह से यह जो वैधानिक पद्धति होती है यह एक विधिक होती है। इसमें हम नियमों और कानूनों को प्राथमिकता देते हैं, नियमों और कानूनों को प्राथमिकता देते हैं। इसी नियमों और कानूनों को देख कर का अध्ययन करके हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं। प्रशासन का अध्ययन या प्रशासन का अध्ययन इसी नियमों और कानूनों के अधीन करते हैं। तो इस तरह से यह वैधानिक पद्धति कही जाती है, जिसमें हम उस राज्य में जो कानून होते हैं उस कानूनों के अनुसार हम प्रशासन करते हैं, प्रशासन का अध्ययन करते हैं। दूसरी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। यह जो ऐतिहासिक पद्धति होती है इसमें घटनाओं और सूचनाओं का संकलन किया जाता है। जैसा कि ये ऐतिहासिक पद्धति नाम से ही स्पष्ट है, इतिहास यानी कि हम अध्ययन करते हैं किसका? इतिहास का करते हैं। इतिहास में जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, विभिन्न सूचनाएं होती हैं, हम उस ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विभिन्न घटनाओं और विभिन्न सूचनाओं का संकलन करते हैं, उसको हम संग्रह करते हैं। प्राचीन परंपराओं का अध्ययन करते हैं, प्राचीन परंपराओं में का अध्ययन करते हैं और इतिहास में निहित विभिन्न प्रशासकीय कार्यों का अध्ययन करते हैं। जो इतिहास में निहित विभिन्न प्रशासकीय कार्य होते हैं उस प्रशासकीय कार्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र को जो लिखा है या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है उसमें विभिन्न प्रशासकीय कानूनों का वर्णन किया गया है। राज्य का प्रशासन कैसा हो, राजा के कौन से कार्य होना चाहिए, जनता के कौन से कार्य होना चाहिए, राज्य के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, राज्य के विभिन्न विभाग हैं, उन विभिन्न विभागों का प्रशासन कैसा होना चाहिए। इस ऐतिहासिक तथ्यों को हम देखते हुए वर्तमान प्रशासन को उस इतिहास में जो प्रासंगिक होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उस नियमों को अपना लेते हैं। यल डी व्हाइट ने अमेरिकी प्रशासन के 40 वर्षों का अध्ययन किया, 40 वर्षों का अध्ययन किया, अमेरिकी प्रशासन का 40 वर्षों तक अध्ययन किया और उसने एक पुस्तक लिखी फेडरलिस्ट।
एक पुस्तक लिखी फेडरलिस्ट। इसी तरह से जयफर सोनियस ने भी ये फेडरलिस्ट जो उन्होंने लिखी थी वह 1949 में लिखी थी। जायफर सोनियस ने 1951 में इस अमेरिकी प्रशासन का 40 वर्षों का अध्ययन, यानी 40 वर्ष पूर्व के प्रशासन का अध्ययन करके उन्होंने किताब लिखी। तो इस तरह से हम वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करने के पूर्व या कोई रिसर्च देने के पूर्व, कोई रिजल्ट देने के पूर्व हम अतीत में जाते हैं, यानी कि प्राचीन परंपराएं जो होती हैं, विधियां जो होती हैं, नियम जो होते हैं, कानून जो होते हैं, प्रशासन जो होता है, उन सब का अध्ययन करके ही हम कोई अपना एक व्यू देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट देते हैं। इसी तरह से संस्मरणात्मक पद्धति होती है। संस्मरणात्मक पद्धति यानी कि इसको बायोग्राफिकल पद्धति कहते हैं। बायोग्राफिकल पद्धति कहते हैं। बायोग्राफिकल पद्धति यह ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि विभिन्न विद्वान होते हैं, उनकी बुक जो लिखी होती है वह उनके कार्य और अनुभव के आधार पर लिखी होती है, कार्य और अनुभव के आधार पर होती है। और हम जो अध्ययन करते हैं इन विद्वानों की पुस्तकों का सहारा लेते हैं, इनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, इनके अनुभवों को अपनाते हैं, अनुभवों को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं और उस आधार पर हम अपना रिजल्ट देते हैं। यानी कि प्रशासन का जो अध्ययन हम करते हैं इस बायोग्राफिकल मेथड के द्वारा करते हैं या हिस्टोरिकल मेथड के द्वारा करते हैं। इतिहास की घटनाओं से सूचनाएं और इतिहास से हम सूचनाओं और घटनाओं को संग्रहित करते हैं, प्राचीन परंपराओं का अध्ययन करते हैं, रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं, प्रशासकीय विधियों का अध्ययन करते हैं, तब हम जाकर कोई रिसर्च करते हैं और रिसर्च के परिणाम स्वरूप हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेकिन ये जो पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, यह भी काफी दोषपूर्ण है। इसमें राजनीति की अधिकता होती है, और यह पद्धति 100% सही नहीं है, यह पद्धति 100% प्रासंगिक नहीं है। हम केवल ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पे वर्तमान परिपेक्ष का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि इतिहास में कुछ और घटनाएं होती हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कुछ और हैं, तो इतिहास से और वर्तमान से हो सकता है कि तालमेल स्थापित न हो। ऐतिहासिक जो पद्धति होती है, जो विभिन्न घटनाएं होती हैं, उन पर राजनीतिक प्रभाव अधिक रहता है। तो इस तरह से यह ऐतिहासिक पद्धति भी दोषपूर्ण है। वैधानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि हम केवल नियमों की व्याख्या करके प्रशासकीय कानूनों का अध्ययन करके ही हम अपने निश्चित निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक पद्धति की और वैज्ञानिक पद्धति की उपेक्षा की गई है। बिना समाज मनोवैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए हम प्रशासन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तीसरी पद्धति आती है विषय वस्तु पद्धति। तीसरी पद्धति आती है विषय वस्तु पद्धति। ये जो विषय वस्तु पद्धति होती है, जिसको हम सब्जेक्ट मैटर कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, यह जो होती है इसमें सामान्य सिद्धांतों पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि पूरी घटनाओं को हम नहीं लेते हैं, पूरे व्यापक अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि विषय क्षेत्र के छोटे से विषय को लेते हैं। यानी अध्ययन के एक छोटे से विषय को लेते हैं और हम उस छोटे से विषय का अध्ययन करते हैं। यानी कि केवल हम अपने विषय को लेते हैं, वह छोटे से पॉइंट को लेते हैं, छोटे से शीर्षक को लेते हैं। इसमें सामान्य सिद्धांतों पर कोई चर्चा नहीं की जाती है, सामान्य सिद्धांतों को अपनाया नहीं जाता है। हम विशिष्ट सिद्धांतों को अपनाते हैं। जो सिद्धांत होते हैं हमारे क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। सिद्धांत विशिष्ट सिद्धांतों को अपनाते हैं और इसमें विषय वस्तु जो होता है छोटा सा विषय, केवल विषय पर अध्ययन करते हैं, केवल अपने विषय पर अध्ययन करते हैं। बहुत अधिक हम अध्ययन का क्षेत्र नहीं चुनते हैं। अध्ययन का क्षेत्र हमारा छोटा होना चाहिए। अध्ययन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे कि शिक्षा, प्रतिरक्षा, पुलिस, राज्य, इन सब का पृथक अध्ययन किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में इस पद्धति को अपनाया जाता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में और भारत में इस पद्धति को अपनाए जाते हैं।
जैसे कि हमें अगर केवल शिक्षा के क्षेत्र को चुनना हो, शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन करना हो, तो केवल हमें शिक्षा प्रशासन का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, केवल हमें यही विषय चुनना चाहिए और इसी विषय से रिलेटेड जितनी घटनाएं होती हैं, जितनी सूचनाएं होती हैं, सबका अध्ययन किया जाना चाहिए। हमें बहुत ब्रॉड स्टडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रॉड स्टडी हम करेंगे तो हमारा अध्ययन अप्रासंगिक हो जाएगा, वह अधूरा हो जाएगा, वह बहुत बड़ा हो जाएगा, हम कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से पुलिस प्रशासन का अध्ययन करना हो तो हमें केवल पुलिस के सब्जेक्ट को लेना चाहिए, विषय वस्तु क्या होना चाहिए, हमारा पुलिस प्रशासन होना चाहिए। इसी तरह सुरक्षा, भारत के सुरक्षा से संबंधी अध्ययन करना हो तो हमें प्रतिरक्षा तंत्र को चुनना होगा, प्रतिरक्षा प्रशासन को चुनना होगा। इसी जैसे कि गॉस और अलकॉट, गॉस और अलकॉट, गॉस और वॉलकॉट, गॉस और वॉलकॉट ने, ये अमेरिका के विद्वान थे, ये अमेरिका के विद्वान थे। इन्होंने केवल कृषि विषय को चुना, केवल कृषि विषय को चुना और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड स्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग। इन्होंने केवल कृषि का अध्ययन किया, कृषि के क्षेत्र का अध्ययन किया और कृषि में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का निराकरण उन्होंने किया, उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया। इस तरह से हमें इस विषय वस्तु पद्धति के अंतर्गत एक छोटा सा विषय क्षेत्र चुनना होता है। हमें केवल एक छोटे से विषय क्षेत्र से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, जितनी चुनौतियां होती हैं, उन समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना होता है। हम छोटे से विषय वस्तु को लेकर हम अपने अध्ययन को 100% तक प्रासंगिक बना सकते हैं और सत्य बना सकते हैं और निश्चित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। वैज्ञानिक पद्धति में हम वैज्ञानिक आधारों पर अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक आधार क्या है? किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए हमें कुछ आधारों की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ चरण होते हैं विज्ञान बनाने के लिए। जैसे कि पहला होता है तथ्यों का संग्रह करते हैं, दूसरा वर्गीकरण करते हैं, तीसरा पर्यवेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, चौथा सत्यापन करते हैं, फिर पांचवा क्या है? सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण करके हम निश्चित निष्कर्ष दे देते हैं। जैसे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में जो मेथड अपनाते हैं वही मेथड हमें सोशल साइंस में भी अपनाना चाहिए, सोशल साइंस में भी अपनाना चाहिए। और इस लोक प्रशासन में सबसे पहले इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक टेलर ने किया। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक टेलर ने किया था, सबसे पहला प्रयोग किया था। वो सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। इसमें जो इसका जो उद्देश्य होता है, इस अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति का उद्देश्य होता है कि हमें विभिन्न समस्याओं में जो प्रशासन में आने वाली समस्याएं हैं उनका पर्यवेक्षण करना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए, उनके प्रकारों को अपनाना चाहिए, प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए और विश्लेषण को अपनाकर सामान्य सिद्धांत का निरूपण कर सकते हैं। जैसा कि टेलर महोदय का कहना है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का उद्देश्य क्या है? अकार्यकुशलता को कम करना, अकार्यकुशलता को समाप्त करना। तो हम कार्यकुशलता ला सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम कार्यकुशलता ला सकते हैं। और फ्रेडरिक टेलर ने कंपनी में अपना प्रयोग किया, उसमें वैज्ञानिक उसमें जो काम करने की जो दशाएं होती हैं उन दशाओं को उन्होंने सुव्यवस्थित किया, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से किया। काम करने के निश्चित घंटे उन्होंने निर्धारित किए, विश्राम करने के निश्चित घंटे निर्धारित किए, सभी व्यक्तियों के दायित्व और कर्तव्य निर्धारित किए, सभी व्यक्तियों के दायित्व और कर्तव्य निर्धारित किए। और उसने जो पर्यावरण था, काम करने का जो पर्यावरण था, उस पर्यावरण को चेंज किया। उन्होंने सब कुछ वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अपने फैक्ट्री को चलाना प्रारंभ किया। तो इसमें मानवीय तत्वों की उपेक्षा कर दी गई है।
मनुष्य के भावनाओं की उपेक्षा कर दी गई है। जो मनुष्य और मनुष्य के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं उस अनौपचारिक संबंधों की उपेक्षा की गई है। इसको पूर्ण रूप से औपचारिक बना दिया गया, फॉर्मल बना दिया गया। यानी कि मनुष्यों को एक मशीन बना दिया गया। मनुष्यों को क्या बना दिया गया? एक मशीन बना दिया गया। जिस तरह से हम मशीन चलाने के लिए उसका स्विच ऑन कर देते हैं, जब चलान बंद करना होता है उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, इसी तरह से मनुष्यों के ऊपर भी प्रयोग किया गया। और परिणाम यह होता है कि जो मजदूर थे वहां के अमेरिका में जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी, जो मजदूर थे उनमें घोर निराशा उत्पन्न हो गई। और जो कार्य होते थे वह भी कार्यों में भी निश्चित उत्पादन नहीं हो पाया। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर निश्चित उत्पादन नहीं हो पाया। कार्यकर्ता जो एक मशीन हो गए थे, उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। और जो व्यवहार थे उन व्यवहारों की उपेक्षा कर दी गई, व्यक्ति के व्यवहारों की भी उपेक्षा कर दी गई। तो इस तरह से यह पद्धति असफल रही, लेकिन फिर भी यह एक आंदोलन के रूप में उभरी और यह लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में बौद्धिक क्रांति लादी। नेक्स्ट है, जो है दार्शनिक पद्धति। यह दार्शनिक पद्धति क्या होती है? यह दार्शनिक पद्धति जो है वह यह सबसे पुरानी पद्धति है। दार्शनिक पद्धति इस विषय को लेकर चलता है कि कैसा होना चाहिए, प्रशासन को कैसा होना चाहिए या राज्य को कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए के परिपेक्ष में विभिन्न विचारक जो होते हैं, विभिन्न विद्वान जो होते हैं, अपना अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं कि राज्य का प्रशासन इस तरह से होना चाहिए, राजा के कार्य इस तरह से होना चाहिए, राजा और जनता के बीच इस तरह से संबंध होना चाहिए। हम विभिन्न संबंधों का, विभिन्न कार्यों को अपनाकर एक आदर्श राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे महाभारत में शांति पर्व में राज्य के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। हाब्स ने लेवियाथन में किया है। लॉक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में इसने किया है। इसने बताया है, जैसे कि प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में बताया है, राज्य का प्रशासन कैसा होना चाहिए, राज्य के तत्व क्या हैं। उसने समाज को तीन वर्गों में बांटा है, जिनमें विवेक की प्रधानता होती है वह शासक बनने के योग्य हैं, जिनमें शौर्य की प्रधानता होती है वह सैनिक बनने के योग्य हैं, और जिनमें क्षुधा की प्रधानता होती है वह उत्पादक वर्ग में आते हैं। इस तरह से प्लेटो कहता है कि सभी वर्गों को, समाज के सभी जो तीन वर्ग हैं, तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तभी हम उत्तम राज्य की, एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। महाभारत में भी शांति पर्व में जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने राज्य के बारे में बताया है, राज्य के प्रशासन के बारे में बताया है। इस तरह से जो दार्शनिक पद्धति है यह सबसे प्राचीन पद्धति है, और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है तब से इस पद्धति को अपनाया जाता रहा है। आधुनिक युग में इसकी शुरुआत आधुनिक युग में इसकी शुरुआत होती है दिमाग के द्वारा। दिमाग का कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? क्या और कैसे से है। क्या का मतलब विषय वस्तु हो गया, कैसे का मतलब तकनीक हो गई। यह क्या है? विषय वस्तु, यह तकनीक, विषय वस्तु, तकनीक। तो इस तरह से दिमाग कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है। हमें पहले राज्य क्या है इसका अध्ययन करना चाहिए, हमें पहले विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए, तो फिर उसमें किस प्रकार से अध्ययन करें, यानी कि कैसे से है।
दिमाग कहते हैं कि जो प्रशासन है वह कला से अधिक एक दर्शन है, जो प्रशासन है वह कला से अधिक एक दर्शन है, क्योंकि हम इसमें दार्शनिक बातों को अपना सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श के उपरांत ही कोई निष्कर्ष दे सकते हैं। इसी तरह से आडवेटीड का कहना है, इसी तरह से आडवेटीड का कहना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होता है। आडवेटीड क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन अब जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होता है। तो इस तरह से दिमाग और आडवेटीड लोक प्रशासन को एक दर्शन मानते हैं, यह एक दर्शन मानते हैं। दार्शनिक पद्धति को अपनाने वालों में और विद्वान जो हैं वह क्रिस्टोफर हैं, क्रिस्टोफर हैं, हाग किन्सन हैं, क्रिस्टोफर हैं, हाग किन्सन है, साइमन है, चेस्टर बर्नार्ड हैं, साइमन है, चेस्टर बर्नार्ड इत्यादि विद्वान हैं। ये सारे विद्वान अपने अध्ययन में दार्शनिक पद्धति को अपनाते हैं। इस दार्शनिक पद्धति में पहले विषय वस्तु के कमियों पर विचार किया जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है, फिर यह विचार किया जाता है, यानी कि एनालिसिस करके यह पता लगाया जाता है कि हम उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, किन किन तत्वों को समावेश किया जाना चाहिए, हम राष्ट्र को, राज्य को, समाज को किस प्रकार सुंदर बना सकते हैं। यानी कि यह सुंदर राज्य प्रशासन को सुंदर बनाने पर बल देता है, और सुंदर बनाने में हम अपने मूल्यों का समावेश करते हैं। इस दार्शनिक पद्धति में किसका समावेश करते हैं? मूल्यों का समावेश करते हैं, यानी कि अपने विचारों का समावेश करते हैं। हम वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं, बल्कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी संवेदनाएं होती हैं, हमारे आवेग होते हैं, मनोवेग होते हैं, हमारे विचार होते हैं, इन्हीं विचारों को अपना लेते हैं। यह दार्शनिक पद्धति का एक साधन बन जाता है। यही सब क्या है? दार्शनिक पद्धति का साधन है। हम केवल विचार देते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए, राज्य का प्रशासन ऐसा होना चाहिए, राज्य को, यानी कि हम उस विषय समस्याओं के ऊपर विश्लेषण करते हैं, फिर तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क करने के पश्चात हम किसी सामान्य सिद्धांत का निरूपण कर देते हैं। लेकिन यह जो दार्शनिक पद्धति है, यह पद्धति पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं है। केवल हम दार्शनिक पद्धति को ही अपनाकर हम अपने अध्ययन के उद्देश्य में, विषय क्षेत्र में पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसमें भी कुछ कमियां होती हैं। कमियां क्या है? यह वास्तविकता से दूर है, यानी कि इसमें यह पद्धति जो होती है कल्पना प्रधान होती है। यह पद्धति कल्पना प्रधान होती है, जैसे कि प्लेटो का आदर्श राज्य, सर थॉमस मूर का राज्य समाजवाद, रॉबर्ट ओवन का समाजवाद, ये जो है वैज्ञानिक, यानी कि ये जो है काल्पनिक होते हैं। इनके विचार जो है काल्पनिक होते हैं। यह केवल कल्पना में ही गोते लगाते रहते हैं कि राज्य का प्रशासन ऐसा होना चाहिए, राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, विधियां ऐसी होनी चाहिए, केवल ये सुंदर बनाने पर बल देते हैं। तो यह भी वास्तविकता से दूर है। हम केवल दार्शनिक पद्धति को अपनाकर अपने अध्ययन को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में विभिन्न पद्धतियां हैं, और विभिन्न पद्धतियों का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना महत्व है। हम अपने अध्ययन में, अपने रिसर्च में, अपने अनुसंधान में केवल एक पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और सामान्य सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। तो इस तरह से जो अगला विषय होगा हमारा, आधुनिक पद्धतियां, लोक प्रशासन की आधुनिक पद्धतियां। तब तक के लिए धन्यवाद।